नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, एक तरफ तो पूरा देश इस इंतजार में है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि वक्फ को लेकर जो लोग पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, उनको एक तरह से हलफनामे के जरिए मोदी सरकार ने निपटा दिया है। अंजू जी, सबसे पहले तो जो पहलगाम में हुआ वो काफी निराशाजनक है। मतलब हिंदुओं से ये पूछ करके कि क्या तुम हिंदू हो कि नहीं, हाथ में कलावा है तो तुरंत गोली मार दी। जिसने कहा कि हाँ मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, उनको गोली मार दी। जिसने कहा कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, उसको पैंट उतरवा के चेक करें कि खतना हुआ है कि नहीं, और अगर खतना नहीं हुआ तो प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी। जितने लोगों की मृत्यु हुई है सबको पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में गोली मारी गई है, या तो आगे से या तो पीछे से बैठा के। जिनकी वाइफ ने या बच्चों ने कहा कि हमें भी मार दो, उनको कहा कि नहीं नहीं तुमको नहीं मारेंगे, जाओ अपनी सरकार को, मोदी को बताओ कि क्या हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो दहशतगर्दी है जो रिलीजन के नाम पे हुई है, एटलीस्ट अंजू जी शायद बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इस देश में कोई ये नहीं बोलेगा कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन या टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। शशांक जी, अभी भी ऐसे बोलने वालों की कमी नहीं है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, वो यही राग अलाप रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उनसे ये पूछा गया से मिलने जाएंगे पीड़ितों के परिवारों से, तो बोले मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, मेरा कोई संबंध नहीं है उस परिवार के साथ, मैं सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं से कहूंगा वो मिल लें। मतलब एक नेता को रिश्ता चाहिए है तभी जाएंगे वहां पर। संभल में मारे जाते हैं युवक तो उनसे मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक। नहीं, अनफॉर्चुनेट है, सीएम रह चुके हैं, उनके पिताजी सीएम रह चुके हैं, तब ऐसी बातें। लेकिन आतंकवाद का मजहब या धर्म हो या ना हो, आतंकवादियों का तो होता है, और वो धर्म और मजहब देख के ही मारते हैं। ये बात तो एटलीस्ट फिक्स हो गई है। वक्फ वाला जो मुद्दा आपने उठाया बहुत सही है। केंद्र सरकार ने पिछली डेट पे सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप कोई आदेश पास ना करें, हमारी बात पहले सुन लें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इस मामले में आप देखिए कि 109 पिटिशंस फाइल हुए थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए, जो सिटिंग सांसद, सिटिंग विधायक, उलेमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरीके की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस गए थे, जिन्होंने कहा कि इसको स्टे लगाया जाए। ओवैसी भी चले गए, कांग्रेस के सांसद भी चले गए, किसी और पार्टी के विधायक भी चले गए। तो केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस पे स्टे मत लगाइए, क्योंकि स्टे आप इसलिए मत लगाइए क्योंकि हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। और ओरल आर्ग्यूमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार से कि आप अभी इसको इम्प्लीमेंट मत करिए, हम वेट कर लेते हैं, हम आदेश पास नहीं करेंगे। और केंद्र सरकार के कहने पे केंद्र सरकार को समय दिया गया कि 1 हफ्ते में आप जवाब फाइल करिए। उसके 1 हफ्ते के अंदर अपोजिशन यानी कि जो पिटिशनर्स है वो जवाब फाइल करेंगे उसका काउंटर, और उसके बाद 5 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो इसमें केंद्र सरकार का जो आज हलफनामा आया है काफी डिटेल है। एक जो अंजू जी 109 पिटिशन जो फाइल हुए हैं उसमें, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप कोई पिटिशन डालते हो ना तो बहुत नैरो होता है। जब भी कोई रिट फाइल होती है, नैरो इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप तभी किसी को रिट फाइल कर सकते हो जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। ऑन द अदर हैंड, कानून का विद्यार्थी से थोड़ा सा लीगल बता रहा हूं कि अगर आप हाई कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल करते हो तो किसी भी राइट के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। बहुत वाइड है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो। तो एक तरह से यहाँ पे पावर के मामले में हाई कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नैरो है। अब फंडामेंटल राइट तो बहुत लिमिटेड है इस देश में। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 19 राइट टू एक्सप्रेशन, 21 राइट टू लाइफ, 21A एजुकेशन, 25 रिलीजन, 26 रिलीजियस प्रैक्टिसेस, 28, 29, 30 जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए, इतने फंडामेंटल राइट है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी गए हुए हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट अब वायलेशन कैसे दिखाइएगा। अब बोलने के लिए ओवैसी ने कहा कि भाई हम तो इक्वालिटी के प्रोटेक्शन के लिए गए हैं। इक्वालिटी का प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वक्फ जैसा और कोई कानून ही नहीं है। तो आप तो राइट टू इक्वालिटी बोल नहीं सकते हैं, राइट टू लाइफ भी नहीं बोल सकते। तो इन्होंने जो मैक्सिमम प्ली लिया है, मुसलमानों ने जो पिटिशनर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने लिया है आर्टिकल 25 और 26 का। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन, कि सबको अपना धर्म या मजहब मानने का अधिकार है अपने तरीके से। और आर्टिकल 26 करता है कि अपने धर्म और मजहब के जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संभालने का अधिकार। तो केंद्र सरकार ने हलफनामे में बहुत स्पष्ट कहा है कि ये बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, 25 और 26 का वायलेशन हुआ है। यहाँ पे किसी भी तरीके से 25 और 26 का वायलेशन नहीं किया गया। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि पिटिशन में ना, क्योंकि 109 पिटिशन है, बहुत सारी बातें रिपीट की गई हैं। और 109 पिटिशन क्यों फाइल हुई अंजू जी?
प्रेशर बनाने के लिए टैक्टिक है। पास्ट में भी जब वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया गया था, जो बेस एक्ट है, तब सुप्रीम कोर्ट ने सबको कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए, हिंदुओं को कहा था आप हाईकोर्ट जाइए, यहाँ मत करिए, और हाईकोर्ट में अलग अलग हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग है। यहाँ 109 पिटिशंस इसीलिए फाइल किए गए इस अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए, ताकि कोर्ट पर प्रेशर आए और कोर्ट सुने, और कोर्ट सुन रहा है। तो अगर कोर्ट सुन रहा है तो सरकार को यह बताना जरूरी था कि जो 109 पिटिशन उसमें रिपीटेशन बहुत है। रिपीटेशन क्या है? सबने कहा है 25-26 का वायलेशन है, तो सरकार ने कहा है अपने हलफनामे में कि 25-26 का वायलेशन नहीं है। 25-26 का वायलेशन इसलिए नहीं है कि किसी को भी नहीं कहा जा रहा कि आप क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब भी कोई वक्फ होता है तो वक्फ में मुत्तावली का एक प्रोविजन होता है, मुत्तावली ही वक्फ कर सकता है, उसको नहीं हटाया गया है। तीसरा है कि अल्लाह के नाम पे जो प्रॉपर्टी आप डेडिकेट करते हैं वो वक्फ होती है, अल्लाह के नाम पे सिर्फ मुसलमान ही डेडिकेट कर सकता है, उसको नहीं हटाया गया है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया, वो बेसिकली सरकार ने ये कहा कि 25 और 26 का कोई वायलेशन नहीं हुआ। शशांक जी, सरकार ने ये भी कहा कि ये वक्फ जो है ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, ये मतलब वक्फ क्या है? वक्फ डायरेक्टली किसी का है ही नहीं। जरूरी नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पे नमाज ही पढ़ रहे हो। अगर मान के चलिए कोई हिंदू रिलीजियस का वो हो और वहां पे सिर्फ मंदिर बन रहे तो बात समझ में आए, मुसलमानों की बात अगर सिर्फ मस्जिद बने वहां तो समझ में आए। यहाँ तो ऐसा नहीं है। कई सारी वक्फ प्रॉपर्टी पे वहां के मुतावली ने उसको किराए पे दे दिया है, किसी होटल को चलाने के लिए, किसी दारू वाले फैक्ट्री को दे दिया है देने के लिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में दे रखा है। वक्फ के अपने स्कूल और कॉलेज तो नहीं चलते हैं, लेकिन इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज पार्टीज को दे दिया कि आप अपने स्कूल कॉलेज चला लीजिए। तो बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज का एक अड्डा बना। तो इसमें रिलीजियस एक्ट कहां आया? रिलीजियस एक्ट एक ही है अंजू जी, अगर ये है तो, कि कौन वक्फ कर सकता है प्रॉपर्टी, और करने के बाद कौन संभालेगा। तो संभालने वाले को मुतावली कहते हैं, उसको नहीं हटाया गया। और कौन वक्फ कर सकता है, तो कहा भाई कोई मुसलमान कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो गलत क्या है? केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में और 2-4 बातें की। जैसे एक बात हुई कि इस अमेंडमेंट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी केंद्र सरकार को। देखिए बहुत बड़ी बात है जो क्यों पड़ी। 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने एक अमेंडमेंट लाया था वक्फ एक्ट 1995 में। उसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट ला के वक्फ बाय यूजर वाला जो कॉन्सेप्ट लाया था कि अनरजिस्टर्ड वाला भी चल जाएगा, उसकी वजह से डेटा अंजू जी बहुत खतरनाक है। 2013 से लेके 2025 तक वक्फ की प्रॉपर्टी में जो इजाफा हुआ है वो है 20,92,000 एकड़ की जमीन, मतलब करीब करीब 21 लाख एकड़। 21 लाख एकड़ अंजू जी बहुत सारे जो देश है उनके बराबर की जमीन होती है। 21 लाख एकड़ मतलब ये जो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो जब से ये वक्फ एक्ट बना था, मतलब अंग्रेजों के टाइम में था 1936 में, फिर 1954 में आया था नेहरू जी के टाइम में, बाद में 1995 आखिरी एक्ट था जिसको अभी अमेंड किया गया है। 1995 से आज तक में 100 मतलब 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद से अभी तक 116% की राइज है, मतलब डबल से ज्यादा। मतलब अगर पहले होगा कुछ 10 लाख एकड़ जमीन, अचानक से 20 लाख एकड़ जमीन हो गया। अंजू जी 20 लाख एकड़ कैसे हुआ आप कहिएगा? तो 20 लाख एकड़ में सरकारी प्रॉपर्टीज जो है 6000 सरकारी प्रॉपर्टी है। सरकार के जमीन पे यानी रोड पे, आपके घर के बाहर में जो पब्लिक प्लेस होता है, आप वहां पे अपना चप्पल तक नहीं रख सकती। आप क्या ठेला लगा सकती है बिना पूछे? कोई दुकान खोल सकती है? नहीं। यहाँ पे 6000 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को इन्होंने कब्जा कर लिया करीब करीब। कैसे किया? वक्फ बाय यूजर, रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, कब्जा करते गए और करते कहते गए हमारा है। अगर सरकार को केस लड़ना है तो लड़ ले। तो क्या हुआ कि हर शहर में अमूमन हर शहर और हर गांव में एक कस्टमरी लैंड होता है। कस्टमरी लैंड उस लैंड को कहा जाता है अंजू जी जहाँ पे गांव के का दाह संस्कार होता है या रामलीला मैदान टाइप का कॉल होता है। कई बार वहां पे ईद भी हो जाती है, कहीं पे गणेश चतुर्थी हो जाती है, दुर्गा अष्टमी होती है। मतलब जिस राज्य का है वहां का जो व्यवहार है वो होता है, वो कॉमन लैंड है बेसिकली। उन हर कॉमन लैंड को इन्होंने क्लेम कर लिया। इन्होंने मतलब म्युनिसिपैलिटीज तक को क्लेम कर लिया अलग अलग जगह पे। फिर इन्होंने, अब सोचिए मुगल जब इस देश में थे और हिंदुओं के जिजिया वाले टैक्स से जो इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जैसे ताजमहल, लाल किला, इन्होंने उसको भी क्लेम कर लिया। अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने इस देश में मतलब अपने रहने के लिए राष्ट्रपति भवन बनाया, इन्होंने उसको भी क्लेम कर लिया। तो ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी क्लेम कर लिया था वक्फ बाय यूजर के तहत।
करेक्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना केस खुद लड़ना पड़ा, वो भी 30 साल तक। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट तो लड़ सकता है भाई, उसके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, लेकिन कॉमन व्यक्ति अंजू जी या शशांक कैसे लड़ेंगे? ये बड़ी बात है। तो 6000 ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज करीब करीब है जो केंद्र सरकार ने कहा है, जो इन्होंने वक्फ बाय यूजर बोल के क्लेम किया है। अच्छा, उसके बाद अब वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब हुआ अंजू जी? तो वक्फ जो इस्लामिक प्रथा है, बेसिकली कुरान में नहीं है, बाद में हनीफ और हदीफ में आया है। वक्फ का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी अगर मतलब कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जो उसने स्वयं से अर्जित की है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अल्लाह को डेडिकेट कर सकता है। ठीक है, ये बड़ा क्लियर हो गया। तो बेसिकली ओनरशिप जिसकी होगी वो अपनी ओनरशिप में उसको दान कर देगा, अगर स्पष्ट शब्दों में समझे। लेकिन वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या हुआ? वक्फ बाय यूजर का मतलब ये हुआ कि कोई अंजू जी की प्रॉपर्टी है, उसको कोई मुस्लिम व्यक्ति आके 2 दिन के लिए यूज किया बिना पूछे, और उसको उसने डेडिकेट कर दिया। अजीब अंधेर गर्दी रही है इस देश में। हाँ, मतलब आपने अपना कलम मुझे दिया, मैं उस कलम को आपको लौटाने के बजाय उस कलम को आगे भेज दिया, बांट दिया मैंने। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नॉर्मली, लीगली, लॉजिकली नहीं जस्टिफाइड है, इस देश में हो रहा था। तो अंग्रेजों के समय में भी ऐसी बातें हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई थी, या उसके बाद नेहरू के समय में भी हुई थी। तो कहा गया कि वक्फ बाय यूजर में भी अगर किसी को डेडिकेट करना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कि क्या पता अंजू जी ने दिया हो किसी को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, उस मुस्लिम व्यक्ति ने वक्त में दे दिया हो, लेकिन अंजू जी का परमिशन हो उसमें। तो भाई जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो अंजू जी ओके बोल देंगी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हुआ क्या यहां पे जो घपला किया इन्होंने, कि उसमें से परमिशन वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। जब रजिस्ट्रेशन का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो कागज किसी के पास है ही नहीं, इन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुआ ये, 13 के बाद से, तो उसके बाद जो ये जितने 109 पिटीशन है, इसमें हमारे बिहार में, मैं बिहार से आता हूं, हमारी तरफ एक वर्ड होता है थेथर या थेथरई, मतलब जब आपका लॉजिक खत्म हो जाए तो आप अनबनन कुछ भी बोल के आर्गुमेंट करते रहते, तो थेथरई बोलते हैं। तो यहाँ थेथरई है कि हमारे पास कागज नहीं है लेकिन हम ये रखेंगे। हम मंदिर के कागज दिखाएंगे, हम राम मंदिर के कागज दिखाएंगे 5000 साल पुराने, लेकिन ये जो 2013 के बाद की संपत्तियां इन्होंने हड़पी हैं उसके कागज नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल, मंदिर के कागज के लिए रामचरितमानस को पढ़ना पड़ा, चाइना से जो ट्रेवलर्स आए थे उनको पढ़ना पड़ा, गुरु नानक देव जो गए थे अयोध्या, उनकी बात जो लिखी गई है उसको पढ़ना पड़ा, वेदों में क्या लिखा गया है अयोध्या के बारे में वो पढ़ना पड़ा, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है वो पढ़ना पड़ा, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है वो देखना पड़ा, अंग्रेजों के समय जो वहां पे मैपिंग हुई थी वो देखना पड़ा, शिलालेखों में क्या लिखा है वो देखना पड़ा। और उसके बाद भी बात नहीं बनी अंजू जी, उसके बाद देखा गया कि जैन और बौद्ध लोगों ने क्या लिखा है, उसके बाद पढ़ा गया कि बाबरनामा में क्या लिखा है। इतना करने के बाद भी देखा गया अंजू जी कि क्या वहां हिंदू अपना पूजा कर रहे हैं कि नहीं, इतने साल से क्या उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया। ये सब करने के बाद जाके फैसला आया। लेकिन यहाँ पे वही वकील, अच्छा कुछ वकील रिपीट भी हुए अंजू जी, कुछ वकील जो वहां पे राम मंदिर के खिलाफ थे वो यहाँ पे इनके फेवर में हैं। बहुत सारे, कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो वहां पे तो कह रहे थे कागज दिखाओ, कागज के बिना कैसे होगा। यहाँ कह रहे हैं कि कागज की क्या आवश्यकता है, हम कागज कैसे ला लेंगे। तो मेरा मानना है अंजू जी, हो सकता है कि आपके पास वैसे कागज ना हो, जैसे अंजू जी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे या मैं शशांक कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो हमारे पास हो सकता है कि सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, वैसे प्रॉपर्टी हो सकता है आपके पास कागज ना हो, लेकिन कुछ तो होगा डॉक्यूमेंट्री। बिल्कुल, मतलब सोचिए कि एक केस में जब एक मुगल संपत्ति को क्लेम कर लिया गया था वक्त के द्वारा, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अलीवालिया को कहना पड़ा कि अगर ऐसा है मतलब तो आप दिखाइए कागज। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट को कहना पड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को, कि अगर ऐसा है तो ताजमहल को जब इन्होंने क्लेम किया तो कहा कहां शाहजहां ने आपके नाम पे लिखा है। क्योंकि देखिए मुगल दरबार में जो चलता था, कितना भी इलीगल था, कुछ भी था, लेकिन ना वो लोग ना अपने फतवे जो जारी करते थे, जो लीगल उनका जो डेली बैठता था, तो ना उनका नोट होता था कि आज कोर्ट में क्या हुआ है या आज हमने कौन सा ऑर्डर पास किया है। आप वही ऑर्डर दिखा दीजिए, तो वो तो है नहीं। तो वक्फ बाय यूजर की वजह से क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो अपना हलफनामा दायर किया उसमें बहुत डिटेल में ना, और वर्ड देखिए अंजू जी क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेज जब थे तो 1923 में जो कानून आया था तब, या फिर जब नेहरू जी थे और 1954 में कानून आया था तब, या फिर 1995 में जब कानून आया था तब, या फिर 2013 में जब अमेंडमेंट आया था तब,
इन सब में आप देख लीजिए हमेशा से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सर्वे कैसे होगा, सर्वे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। मेरा मानना है कि आप एक तरह से क्लेम तो कर रहे हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं रूल। इन्होंने बार बार कहा था कि आप नॉन मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, तो लास्ट डेट पे इनफैक्ट चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि आप कितने लोग को लेके आ रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी कि आप कितने नॉन मुस्लिम को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए वक्फ का जो संपत्ति है, जैसा आपने भी एकदम सही कहा कि रिलीजियस मैटर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर होता है कि भाई प्रॉपर्टी को संभालने का अधिकार किसके पास होगा, तो कोई भी जो सही व्यक्ति हो जो उस पद पर जाने से उसका सही काम कर सके उसको होना चाहिए। रिलीजन बार क्यों हो, हाँ उसमें अगर कोई पूजा पद्धति की व्यवस्था हो या आपको अगर इस्लामिक रीति रिवाज हो वो फॉलो करिए। तो कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी अंजू जी। आज डिटेल्ड एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 2 बात स्पष्ट कहा है। पहली बात कही है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें टोटल 22 मेंबर होंगे, 22 में से सिर्फ 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मेजॉरिटी जो 18 है वो तो मुसलमान ही है। तो इसमें तो गैर मुस्लिमों का मेजॉरिटी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसको लेके इन्होंने उठाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चैलेंज किया था। ये बड़ा स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने, और पिछली डेट पे केंद्र सरकार को यही सजेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अभी इस पे कोई एक्शन मत लीजिए, और केंद्र सरकार ने कहा था कि हम अभी अगले डेट तक या इस केस के हियरिंग तक नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ये जो किया है ना वो जरूरी था स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि मिसगाइड किया जा रहा है देश को। अब क्लियर कर दिया गया कि भाई उसमें 22 में से मैक्सिमम 4 ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो स्टेट वक्फ बोर्ड की जो टोटल संख्या है वो 11 है, सेंट्रल में 22 है, स्टेट में 11 है। 11 में जो मैक्सिमम नॉन मुस्लिम हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, तो 22 में 4 और यहाँ 11 में 3, तो नॉन मुस्लिम हमेशा माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में भी ऐसा कि 1/4 के अराउंड है, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि इस्लामिक रीति रिवाजों के वो खिलाफ कोई कार्य करेंगे या कर सकते हैं, और करेंगे भी तो आपका वीटो है। तो मेरा मानना है कि ये जितने भी सवाल इन्होंने उठाए हैं अलग अलग पिटीशन में, दबाव बनाने की जो चेष्टा की गई है और इस देश को जुडिशियल डॉक्ट्रिन से चलाने की एक कोशिश जो की जा रही है उस पर रोक है। और जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कश्मीर में हुआ है, जिस तरीके से नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, ठीक है, और जिस तरीके से एक अभी तक माहौल बनाया जा रहा था कि हिंदू ही प्रताड़ित कर रहे हैं गैर हिंदुओं को, स्पेशली मुसलमानों को, लगता है उसमें एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। शायद सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि वक्फ में वैसी कोई बात करेगा या करना चाहिए उसे, जिससे इस देश का माहौल और बिगड़ पाए। शायद जी एक चीज और जानना चाह रही हूँ कि अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि संवैधानिक तरीके से ये पास किया गया है, वोटिंग हुई है, जेपीसी बनी है, 38 बैठकें हुई हैं, एप्लीकेशन आई थी, उनको एंटरटेन किया गया है, और फिर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने की शिकायतें की थी, जिसके बाद सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। यानी कि अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट कोई आंतरिक रोक लगाने के बारे में नहीं सोच सकता, ये मान सकते हैं हम। केंद्र सरकार को एक बात और कहना चाहिए था कि जो व्यक्ति और दल पिटिशनर बन के आए हैं उनमें से भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट में जिन्होंने वोट किया है या इसके ऊपर में स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल है असदुद्दीन ओवैसी, जो सांसद है हैदराबाद से। केंद्र सरकार को अपने हलफनामे में यह भी कहना चाहिए था कि कुछ वकील ऐसे हैं इस केस में जो आए हुए हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर वोट किया था या स्टेटमेंट दिया था इस बात पे, जैसे कि राज्यसभा से सांसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हैं। केंद्र सरकार को अपने हलफनामे में यह भी कहना चाहिए था कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हुई हैं जो बंगाल दंगों में स्पष्ट जिनकी भूमिका है, जिनके प्रेसिडेंट वहां के सिटिंग मिनिस्टर है कैबिनेट में बंगाल के, और जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उलेमाए हिंद, उनको इसमें आने का अधिकार नहीं है। और ऐसे सभी पार्टीज को और सभी वकीलों को इस केस से अलग करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी एक्ट जो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है उसके इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आपने चैलेंज किया है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसका अपना बोनाफाइड क्लियर ना हो या ऐसी संस्था जिसका अपना बोनाफाइड क्लियर ना हो, उसको इस केस में आने के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये एक पॉइंट भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है, आर्ग्यूमेंट के समय में उनको उठाना चाहिए, क्योंकि अंजू जी ये छोटी बात नहीं है कि पार्लियामेंट का एमपी वहां पे वोट कर रहा है और यहाँ पे आके चैलेंज कर रहा है, वहां वोट कर रहा है, यहाँ आके वकालत कर रहा है।
एक तो ये परमिशन होनी चाहिए कि नहीं कि एक सिटिंग लोकसभा या राज्यसभा सांसद प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं कोर्ट में, ठीक है। और दूसरे अगर कर सकता है तो क्या उसी से रिलेटेड कोई मैटर में कर सकता है जिसमें कि वहीं का द्वारा कोई एक्ट पास किया गया हो। अगर मान के चलो कोई यहाँ पे अगर मान के चलिए आज कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी की जीत हो जाती है इस केस में, तो क्या ये माना जाएगा कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का जो वकालत है, जो जुडिशरी जो एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम पार्लियामेंट से बड़ा हो गया या पार्लियामेंट जुडिशियल से बड़ा हो गया? सबके तो बराबर अधिकार हैं। तो क्या किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बेसिस पे हम अपने दो इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। आज अगर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अगर हार भी गए तो भी बात क्या होगी कि जुडिशरी हार गया, और अगर जीत गए तो होगा पार्लियामेंट हार गया। क्या हम इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं इस देश में? ये भी एक सोचने और विचारनीय बात है अंजू जी। मामले से तो अपने आप को अलग रख सकते हैं ना। ये तो आपकी मतलब जिसे कहते हैं कि मॉरलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस मामले से खुद को अलग कर लीजिए। जरूरी आपको उस पर्टिकुलर केस को लड़ना है, लेकिन यहाँ तो देखने में ये भी है ना कि यही राज्यसभा के सांसद सबसे पहले दौड़े दौड़े आर्टिकल 370 के लिए भी कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और इसके लिए भी पहुंचे हैं, राम मंदिर के मामले में भी पहुंचे थे। तो इन लोगों ने तो एक तरह से बीड़ा उठा रखा है हमेशा लाइन के उस तरफ नजर आने का। लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर पहलगाम हमले के बाद भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया आप देखिए भरा पड़ा है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सितंबर 2024 तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए। एक तरह से फैसला थोप दिया था केंद्र सरकार पे, और फिर आनन फानन में केंद्र सरकार को चुनाव करवाने पड़े। हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहता जम्मू कश्मीर में तो शायद ये पहलगाम घटना जो है, हमला जो है, ये हमको देखने को नहीं मिलता। अंजू जी बिल्कुल एक बात मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो मेन पिटीशंस दायर थी वो आर्टिकल 370 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रही थी कि आर्टिकल 370 को जो हटाने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं। आपको ये देख सकते थे कि भाई पार्लियामेंट ने जिस तरीके को अपनाया क्या वो सही था कि नहीं, और वो फैसला आपने दिया, आपने कहा कि भाई पार्लियामेंट का फैसला सही था, खत्म हो गया वो केस वहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बहुत सालों से कार्य कर रहा है और कई बार अपनी सीमाएं लांघता है, ऐसा लोगों को लगता है। इनफैक्ट अभी तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बार बार ये बात कही है, जो खुद एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं इस देश के, कि तो जब आप सीमाएं क्रॉस करते हैं तो दिक्कत होता है। और ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की सीमाएं लांघा है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी में जो फ्रंट पोस्ट होता है, जो लड़ाई होता है, जो बंदूक लेके जो खड़े होते हैं, क्या उसमें महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अंजू जी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाएं होनी चाहिए, ये इक्वालिटी के अधिकार के खिलाफ है। अब पॉइंट क्या है कि क्यों नहीं होती थी आज तक महिलाएं? इसलिए नहीं होती थी कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में कोई रूल नहीं होता है, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके नहीं बैठा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार युद्ध बंदी वाले भी नौबत आते हैं। हमने मेजर कालिया का देखा है कि किस तरीके से उनके शव को क्षत वचत स्थिति में दिया गया था। कई बार अगवा कर लिए जाते हैं लोग। हमने देखा कैप्टन अभिनंदन के साथ क्या हुआ। अगर उस केस में कोई महिला आर्मी ऑफिसर वहां पे पकड़ी जाए तो क्या होगा उसके साथ? इसीलिए ये रूल था इस देश में अभी तक कि महिलाओं को फ्रंट पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस बारे में निर्णय दिया बल्कि बाध्य किया कि आप जल्द से जल्द उसमें सबके लिए खोलें वो दरवाजा। देखिए इक्वालिटी के खिलाफ तो मैं भी हूं अंजू जी, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इस देश का कानून, इस देश का संविधान और इस देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट भी इक्विटी पे विश्वास करती है अंजू जी। इक्वालिटी से ज्यादा बड़ा इक्विटी होता है, इसीलिए इस देश का रिजर्वेशन सिस्टम है कि इक्वल अमंग इक्वल को इक्विटी कहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ महिलाएं कहीं भी पिछड़ी हैं, लेकिन महिलाओं के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो पुरुषों के शायद उस तरीके से नहीं होंगे, जिसमें एक होता है कि निजता वाली बात कि पुरुष को निजता से उतना मतलब नहीं होता जितना महिलाओं को होता है। सम्मान की भी परिभाषा दोनों के लिए अलग अलग है, तो वो एक इंटरफेरेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, मतलब कि उज्जैन महाकाल मंदिर में जल कौन सा चढ़ेगा उसके ऊपर में डिसीजन दिया हुआ है कि आरओ का चढ़ना चाहिए, गंगा जल चढ़ना चाहिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि महाराष्ट्र में जो दही हांडी होता है कृष्ण जन्माष्टमी में, वो उसका साइज कितना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा पर्व है वो मनाया जाना चाहिए कि नहीं। स्पेन में फेस्टिवल देखने सब चले जाते हैं,
जहां पे बुल रेसिंग होती है और वहां का नेशनल फेस्टिवल है, लेकिन इस देश में जल्लीकट्टी नहीं होना चाहिए, इसके लिए नियम बना दिया आपने। वो सबरीमाला वाला मामला, सबरीमाला, बिल्कुल सबरीमाला तो एपिक है अंजू जी, एकदम सही बात उठाई आपने। सबरीमाला तो सेक्युलर जगह थी भी नहीं, सबरीमाला तो प्रॉपर रिलीजियस प्लेस था, उसमें आपने अपना सेक्युलरिज्म डाल दिया। सबरीमाला एक भगवान के ऊपर है जो कि युवा हैं, जिन्होंने कहा कि मैं युवा हूं और मेरे इस एज से इस एज तक लोग नहीं आने चाहिए। आपने कहा कि नहीं भाई हम सबको दे देंगे। किसके पिटीशन पे? एक नॉन हिंदू के पिटीशन पर। हाँ, आप हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में, मंदिरों में हस्तक्षेप कर लेते हैं शशांक जी, लेकिन आप दूसरे धर्म में क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी महिलाओं को आने दीजिए? वहां नहीं बोलेंगे आप सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये सारे नियम कायदे क्यों तय करते हैं? क्योंकि सहनशील हैं हम, हिंदू मान जाते हैं बात। हिंदू कहते हैं कि ठीक है, जो हमको रैशनल लग रहा है हम मान लेंगे। रैशनैलिटी वाली बात है अंजू जी। ये जितने बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड हैं, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, इक्विटी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, फेमिनिज्म, जितने अच्छे और बहुत अच्छे वर्ड, मैं ये खराब भी नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने अच्छे वर्ड हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही रिजर्व करके रखे हैं आपने, किसी और पे आप डाल ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो आज नुपुर शर्मा छुप के नहीं बैठी होती और उसको उकसाने वाला व्यक्ति बाहर नहीं होता। यहाँ सर काट के लोग ले चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाबा रामदेव अगर जिहाद की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि माफी मांगो। तो ये वही देश है। तो कश्मीर का मामला ही देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने का तौर तरीका पे प्रश्न उठाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय उस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। बाकी 4 कॉम्पोजिशन देख लीजिए अंजू जी। एक तो जस्टिस कौल थे, और उसके अलावा आप गौर करिए अंजू जी की जो बाकी 3 जज उसमें थे, उसमें से एक अभी के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना, एक अगले चीफ जस्टिस जिनका नाम नॉमिनेट हुआ है वो हैं जस्टिस BR गवई, और एक जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बन सकते हैं जस्टिस सत्यकांत, इनका सबका सूर्यकांत, सॉरी, ये तीनों हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने ही हैंडल किया था नुपुर का मामला, जो टीका टिप्पणियां बेंच में वो भी थे ना, पारदीवाला के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा मिस हैंडलिंग था वो तो, मतलब वैसे स्टेटमेंट देने की वजह से भी आज तक उनको अंदर रहना पड़ रहा है छुप के, और मतलब सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। लेकिन आर्टिकल 370 वाले में देखिए, इन्होंने फैसला दिया कि 370 सही है, हटाने का तरीका तो चलो हो गया, लेकिन सरकार को विवश करना कि आप इतने तारीख तक इसमें चुनाव करवाइए, ये बोलने का क्या अधिकार है? और ये क्यों बोलना चाहिए था? चुनाव कब कराना है, ये नहीं कैसे कराना है, ये इलेक्शन कमीशन देखती है। कब कराना है, क्योंकि कश्मीर सेंसिटिव है कि वो नॉन हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी इसलिए सेंसिटिव है। तो उस सेंसिटिव जोन को कैसे हैंडल करना है होम मिनिस्ट्री देखेगी। अब तो यूनियन टेरिटरी है, उनको देखना चाहिए था, लेकिन आप इसमें इंटरफेयर करके आपने कहा कि नहीं भाई हम ही देखेंगे, हम ही बता दें कि आप इतने तक कराइए। और देखिए अंजू जी, एक और बड़ी बात, चुनाव हुआ, जीता कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके उमर अब्दुल्ला सीएम बने। अच्छा, ये भी कोइंसिडेंस ही है अंजू जी, 1990 में जब जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का और पंडित को मारा गया था, तो फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे। और आज जब हिंदुओं का नाम पूछकर, धर्म पूछकर और पैंट उतार कर जब चेक किया जा रहा है और मारा जा रहा है गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज, तो उन्हीं के सुपुत्र वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। और इन दोनों के जो पिता और दादा थे वो शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बनाया था। तब हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था उस पूरे देश को पता है। कश्मीर का मसला ही क्या है अंजू जी? कश्मीर का पूरा मसला ही है कि वो नॉन हिंदू वहां मेजोरिटी है जो कि अपने हिसाब से कार्य कर रही है। तो मेरा मानना है कि फिर आप ये बोल दीजिए कि भाई ये देश रिलीजियस मेजोरिटेरियन से चलेगा जैसा कश्मीर में चल रहा है, तब तो समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, वक्फ वाले मैटर में कहेंगे आप कि नहीं भाई मुसलमानों का अधिकार आप कैसे हटा सकते हैं, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो क्या हुआ, जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी, हम अंतरिम आदेश तक पास करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि आप एक ही केस में 2 टाइप का ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? जिन लोगों ने वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया हुआ है, आपने उसको सुनवाई से मना कर दिया, और उसमें हुए अमेंडमेंट को 2025 वाले को आप सुन रहे हैं। आप नहीं तो उसको भी नहीं सुनते। क्या सुप्रीम कोर्ट जो आज 2025 के अमेंडमेंट को सुन रहा है, उसके चैलेंज को सुन रहा है, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 1995 के जो एक्ट को जिन्होंने चैलेंज किया उसको सुने? बिल्कुल। और अगर आपने नहीं सुना
अगर आपने कहा कि आप हाईकोर्ट चले जाओ तो आप इसको क्यों सुन रहे हैं? ये दोहरा जो मापदंड है अंजू जी वो गलत है। इस देश में दो दिक्कतें हैं। देखिए, सेक्युलरिज्म के लिए भी वन साइडेड है सेक्युलरिज्म, जो अब जुडिशरी के सामने देख रहे हैं वो भी वन साइडेड है। जिन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, जिन हिंदुओं ने, उन्हें कहा गया कि आप हाईकोर्ट जाइए। जिन्होंने वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम सुन लेते हैं, हम तो इंटरिम ऑर्डर भी देखने के लिए तैयार हैं। इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार को तो एक तरह से कह ही दिया कि आप मत करिए ये सब इंप्लीमेंट। तो एक तरह से तो इंटरिम ऑर्डर हो गया अपने आप। शशांक जी, मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने अंतरिम जमानत दी थी दिल्ली के पूर्व सीएम को, और जब सवाल उठे थे सोशल मीडिया पर कि वो तो मांगने ही नहीं गए थे अंतरिम जमानत, तो बोला गया कि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। तो ये जो विवेक है ना, ये एक बड़ी डाइसी सी चीज है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे महामहिम मिलॉर्ड्स इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर जब उन पे सवाल उठते तो कहते हैं हमको देखो किस तरह से दबाव हो रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया में हमको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सारी बातें भी तो डिस्कस होती हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, बिल्कुल अंजू जी, और डिस्कस होंगी। आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, 21st सेंचुरी में डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में फोन है और उस फोन में सोशल मीडिया है। तो ये जिम्मेदारी पूर्वक सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जो फेयर क्रिटिसिज्म है वो भी होगा। और जब दिखेगा कि कोई एक इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है, क्योंकि देखिए जुडिशरी में 5 करोड़ केसेस लंबित हैं अंजू जी। 5 करोड़ मतलब हर केस में कम से कम 2 पार्टी तो 10 करोड़, और एक फैमिली में 5 लोग होते हैं तो 50 करोड़ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं लिटिगेशन में। 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 50 करोड़ लोग लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो सोचिए वो देश कहाँ जा रहा है? क्या वो देश कभी भी डेवलप हो सकता है? क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। मतलब बहुत सारे मैटर जो सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, और आपसे जो मांगा जा रहा है आप उससे ज्यादा दे रहे हैं, या जो देना चाहिए उससे कम दे रहे हैं। ये गलत है ना। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो प्रेसिडेंट जो सेट करता है वो बाकी कोर्ट भी फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद का ही प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करना चाह रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, तो दूसरे फैसले में उसी एक्ट से रिलेटेड बात में कैसे कह सकते हैं कि हम सुनेंगे? तो ये गलत है। और दूसरी बात अंजू जी, अगर हर इंस्टीट्यूशन बराबर है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट हर चीज में जुडिशियल स्क्रूटिनी कर रहा है? क्यों पहले ही दिन ये नहीं देख रहा है बस कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल की बात हुई है? मतलब इंटरप्रिटेशन का काम है सुप्रीम कोर्ट, तो इंटरप्रिटेशन करे। प्रोटेक्शन की बात है तो प्रोटेक्शन करे, लेकिन हर चीज की जुडिशियल स्क्रूटिनी। और उसमें भी अंजू जी, कुछ लोगों ने मुझसे बात की अलग से, मुझे एकदम सही लगा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यों नहीं इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 5 जजेस होने चाहिए मिनिमम। अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 32-33 जज हैं। 5 क्या, मैं तो कहता हूं आप 13 जज के पास भेज दीजिए, कम से कम आधे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि कभी दोबारा इस बारे में बात ही ना हो, पूरा क्लियर हो जाए। पर शशांक जी, सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के मामलों में इतना दखल नहीं देना चाहिए। इतना पैसा लगाकर, इतना समय लगाकर वक्फ कानून बना है, जेपीसी बनाई गई, हर शहर में जाकर बैठकें हुई जेपीसी की, कितने दिनों तक वो बैठ के चलती रही, कितनी चिट्ठियां आई, कितनी स्क्रूटनी हुई, उसके बाद घंटों की बहस हुई है राज्यसभा और लोकसभा में। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे बहस हुई, रात के 3-3 बजे तक लोकसभा राज्यसभा चले हैं, उसके बाद ये कानून बना है। ये मशक्कत भी तो सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए। ये थोड़ी कि चंद लोग उठ के आपके पास आए, वो तो लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। आप कम से कम ये तो देखिए कि इसके पीछे सरकार ने कितनी मेहनत की है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। आप बस आते हैं, एंटरटेन कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए रायता कैसे फैल जाता है। लेकिन चलिए, अब उम्मीद करते हैं शशांक जी की 5 मई को जब इसकी सुनवाई होगी, तब कुछ जो बातें इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कही है, उसका कुछ असर सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो अपने विवेक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि सरकार का क्या पक्ष है, और समझेंगे इन लोगों की जो उनके कोर्ट में पहुंचे उनकी मंशा क्या थी। कम से कम इस तरफ तो ध्यान दिया जा सकता है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी। शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। आशा दोबारा आएंगे।